हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त। मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो लेकर जिसमें मैं कराने जा रहा हूं ग्रुप ए क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। स्टेट द वेरियस पर्सन्स और ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि वेरियस पर्सन्स और ग्रुप्स के बारे में बताइए जो कि इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने में। तो इसका आंसर होगा द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है, जैसे कि है इंटरनल यूजर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो इनसाइड द इंटरप्राइज होता है, मतलब बिजनेस के अंदर में रहता है। और अंडर द कैटेगरी और अंडर दिस कैटेगरी यूजर्स इंक्लूड, इस कैटेगरी में ये सभी यूजर्स आते हैं। पहला, ऑनर इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स, ऑनर्स आ जाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट इन केस ऑफ कॉरपोरेट बिजनेस, अगर कॉरपोरेट बिजनेस का केस है तो मैनेजमेंट आ सकता है। Management mention may be made of directors, managers, departmental heads, officers, and supervisors. Workers and employees, their need. Internal users और मैनेजमेंट, उनको ना टाइमली इंफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है। नीड टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स की, सेल्स का कॉस्ट कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ के लिए ये ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी होता है। एक्सटर्नल यूज़र्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर आउटसाइड द एंटरप्राइज, बाहर मतलब जितना भी चीज़ बिजनेस के बाहर है सब आ जाता है एक्सटर्नल यूज़रों में। एक्सटर्नल यूज़र कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आते हैं, लेंडर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टैक्स अथॉरिटीज़, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज। नेक्स्ट, ट्रेड एसोसिएशंस भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रेस, रिसर्चर्स भी आ जाते हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्चर्स। एंड देयर नीड, एक्सटर्नल यूजर्स नीड टाइमली इंफॉर्मेशन, उनको टाइमली इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है ऑन द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, बिजनेस का सॉल्वेंसी कैसा है, बिजनेस का रिस्क और रिटर्न कैसा है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट का, वो सब मतलब इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए, उनको ये सब जानना रहता है, ठीक है, इसीलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूज़र में हो गया 3 पार्ट, ऑनर, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। दूसरा में एक्सटर्नल यूज़र हो जाता है, जिसमें कि बैंक्स आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज, एंड लास्ट अदर यूज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग अलग है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो सीरियल नंबर दिया है, बेसिक ऑफ डिफरेंस दिया है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। पहला है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज का देख लेते हैं। इट इज़ ऑन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग and becomes a contract of sale on the payment of all installment। मतलब कि अगर सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है
तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है हायर परचेज में। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का सिस्टम में इट इज़ ऑन एग्रीमेंट ऑफ आउटराइट सेल फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। सेकेंड है पासिंग और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Under two system, ownership of property in goods remains with the hire vendor until all the installment are paid by hire purchase. Under this system, the ownership or property in goods passes to the buyer immediately. मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो गुड्स है या प्रॉपर्टी है या सर्विस है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है टू द बायर। किसके पास? बायर के पास इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है इमीडिएटली ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ सेल। जैसे ही एग्रीमेंट ऑफ सेल साइन किया तुरंत वो पास हो जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट है राइट टू पोजेशन ऑफ गुड्स। द हायर वेंडर हैज़ द राइट टू रिपोजेस द गुड्स। मतलब कि हायर वेंडर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिपोज कर सकता है इफ़ द हायर परचेजर डज नॉट पे एनी इंस्टॉलमेंट। मतलब कैंसिल कर सकता है अगर हायर परचेजर पे नहीं करता है इंस्टॉलमेंट को, तब वो कैंसिल कर सकता है, उसके पास राइट है। और वही इंस्टॉलमेंट पेमेंट का केस में द सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स ऑन नन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। और इसमें वो कैंसिल नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें उसके पास राइट नहीं है। और हायर परचेज का वाला केस में उसके पास एक राइट होता है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में उसके पास एक राइट नहीं होता है। ही कैन ओनली ड्यू फॉर द अनपेड बैलेंस। उसको सिर्फ ड्यू किया जा सकता है अनपेड बैलेंस के नाम से। नेक्स्ट है बेलमेंट। अंडर दिस सिस्टम द परचेजर इज़ अ बेली। मतलब इस सिस्टम में जो परचेजर होता है, जो गुड्स को खरीदता है, वो बेली होता है। और वही इंस्टॉलमेंट पेमेंट का केस में अंडर दिस सिस्टम परचेजर इज़ द ऑनर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। परचेजर ऑनर हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट नंबर 5 लास्ट पॉइंट, हायर परचेजर होल्ड्स द गुड्स एट द रिस्क ऑफ द हायर वेंडर बिकॉज ऑनरशिप रिमेन्स विद द हायर वेंडर। यहाँ पर ऑनरशिप जो है वो हायर वेंडर के पास रहता है। ठीक है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का केस में सिंस द परचेजर इज द ऑनर ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑन द एग्रीमेंट एंड नी डैमेज टू द गुड्स इज द रिस्क ऑफ द बायर। मतलब गुड्स में कोई भी डैमेज हो जाएगा तो वो रिस्क है बायर के लिए। What do you understand by inventory? Discuss its objective and importance of inventory valuation. Inventory refers to the stock of goods। मतलब ये एक स्टॉक है गुड्स का which a business enterprise deals on regular basis, जिसमें कि business enterprise डील करता है रेगुलर बेसिस पे। The term inventory includes stock of finished goods। इसमें stock of finished goods आ जाता है, work in progress आ जाता है, legal obligations आ जाता है। Objective और significance of inventory valuation अब हम लोग देख रहे हैं। Determination of income हो गया पहला, दूसरा हो गया determination of financial position, तीसरा हो गया legal obligation। अब हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट determination of income। A major objective of accounting for inventories is the proper determination of income through the process of matching appropriate cost against revenues. Gross profit is the excess of sales over cost of goods sold। यहाँ पर जो gross profit है वो excess है of sales over cost of goods sold। Effect क्या होता है of valuation of inventory on profit। ओपनिंग इन्वेंट्री में अंडर वैल्यूएशन इंक्रीजेज, ओवर वैल्यूएशन में डिक्रीजेज। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब कि
इसको ऐसे समझिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूएशन में इंक्रीज हो जाता है और ओवर वैल्यूएशन में घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वही क्लोजिंग इन्वेंट्री का केस में अंडर वैल्यूएशन में वो बढ़ जाता है और ओवर वैल्यूएशन में इंक्रीज हो जाता है। क्लोजिंग में वो घट जाता है और ओवर वैल्यूएशन में वो बढ़ जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज अ करेंट एसेट, मतलब इन्वेंट्री को हम लोग करेंट एसेट के नाम से भी जानते हैं। द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज शोन ऑन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट। ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है और अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट में, ठीक है, करेंट एसेट का हेड शो किया जाता है। If this figure is not correctly valued to that extent, the balance sheet will not disclose the correct financial position of the business. अगर ये फिगर करेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया गया है या वैल्यू नहीं किया गया है तो आपका जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं शो कर पाएगा। थर्ड है लीगल ऑब्लिगेशन। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री is also important from legal point of view। ये legal point of view से भी important है। The Companies Act 2013 required that the details of quantities of each class of goods along with mode of valuation of raw material, work in progress and finished goods should be disclosed in the financial statement। ये सभी disclose होना चाहिए financial statement में। क्वांटिटीज़, कितनी डिटेल्स ऑफ क्वांटिटीज़, सभी क्लासेस का, सभी क्लास का ऑफ गुड्स, जितना भी गुड्स का क्लास है सभी का मतलब क्वांटिटीज़ को बताना चाहिए। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है।